हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल हैशटैग एजुकेशन में। आज हम लोग मॉडल प्रश्न पत्र सामाजिक विज्ञान के सेट सो 2 के सॉल्यूशंस को देखने वाले हैं। आइए हम लोग देर न करते हुए इसके क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि 1789 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति के समय किसका शासन था। तो फ्रांस की क्रांति जब हो रही थी उसमें लुई 16वां का शासन चल रहा था। किसका? लुई 16वां का शासन चल रहा था। ठीक है। फिर क्या कहता है कि द स्पिरिट ऑफ लॉ नामक पुस्तक का लेखक कौन था। ये द स्पिरिट ऑफ लॉ जो है वह एक बुक का नाम है। तो इसके लेखक जो थे वह कौन थे? मॉन स्टैक्यू थे इसके लेखक। समझे क्या हो जाएगा? बी नंबर इसका ख नंबर सही आंसर होगा। तीसरा क्वेश्चन में क्या कहता है, यह कथन किसका है? जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। तो यह कथन किसका था? यह कथन मैटरनिक का था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर कहता है जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ। तो जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ था? 1871 ईस्वी में। कब? 1871 ईस्वी में पूरा हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि फ्रेडरिक सोरियो कौन था। कहता है फ्रेडरिक सोरियो कौन था। तो फ्रेडरिक सोरियो जो था वह एक फ्रांसीसी का चित्रकार था। फ्रांस का एक चित्रकार था। फिर कहता है कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका कब गए थे। तो गांधी जी दक्षिण अफ्रीका कब गए थे? 1893 ईस्वी में गए थे। कहता है चोरी चोरा में हिंसात्मक घटना कब हुई थी। यह एक अटैक था। ठीक है। जो अंग्रेजों ने भारतीय पर किया था। तो यह जो हुआ था 5 फरवरी 1922 को हुआ था। ठीक, कब हुआ था? 5 फरवरी 1922 को। फिर कहता है रॉलेट एक्ट कब पारित किया गया। तो यह भी एक कानून था जो अंग्रेज़ों के द्वारा लागू किया गया था। इसमें किसी भी भारतीय जो आंदोलन कर रहे थे उनको पकड़ करके जेल में डाल दिया जाता था। तो ये जो है ना रॉलेट एक्ट, इसको कब पारित किया गया था? तो इसको पारित किया गया था 1999 ईस्वी में। ठीक है। ये सही होगा इसका। सॉरी, इसका क्या सही होगा? इसका ख नंबर सही होगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, वंदे मातरम गीत किस पुस्तक से लिया गया। तो वंदे मातरम गीत जो है वह आनंद मठ के पुस्तक से लिया गया था। किसके पुस्तक से? आनंद मठ के पुस्तक से इसको लिया गया था। ठीक है। आनंद मठ का नंबर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, फिर कहता है कि बापू किसे कहा जाता है। तो बापू महात्मा गांधी को कहा जाता है। ठीक है। कहता है समाप्यता के आधार पर संसाधनों को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है। तो समाप्यता के आधार पर संसाधनों को 2 वर्गों में विभाजित किया गया है। कौन कौन सा? एक नवीकरणीय, एक अनवीकरणीय। नवीकरणीय जिसे बार बार यूज कर सकते हैं और अनवीकरणीय जिसे एक बार यूज करने के पश्चात वह समाप्त हो जाती है। ठीक है। फिर कहता है 12 नंबर में निम्नलिखित में से किस राज्य में सीढ़ीदार खेती की जाती है। तो सीढ़ीदार खेती कहाँ की जाती है? पंजाब में, हरियाणा में, उत्तर प्रदेश का मैदान में, उत्तराखंड में। उत्तराखंड में, क्योंकि यह सीढ़ीदार खेती कहाँ की जाती है? जहाँ ढलाऊ क्षेत्र होता है। पूर्वी तट के नदी डेल्टाओं पर किस प्रकार की मृदा पाई जाती है। तो पूर्वी तट की क्या कहता है कि पूर्वी तट की नदी डेल्टाओं पर किस प्रकार की मृदा पाई जाती है। तो वहाँ पर किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? जलोढ़ मृदा। ठीक है। कभी कभी जलोढ़ मृदा का डेफिनेशन भी पूछ लेता है। कहता है किस मृदा को रैगर या स्वतः जुताई वाली मृदा भी कहते हैं। तो किसको कहते हैं? काली मृदा को रैगर मृदा या स्वतः जुताई वाली मृदा भी कहते हैं। फिर कहता है इनमें से कौन सा संरक्षण तरीका समुदायों को सीधी भागीदारी नहीं करता है। संयुक्त वन प्रबंधन, चिपको आंदोलन, बीज बचाओ आंदोलन, वन्य जीव पशु विहार का परिसीमन। इसमें क्या होगा?
घ नंबर, ठीक है। उसको क्या कहता है, भारत जैव विविधता में समृद्ध देश है। विश्व के कितनी प्रतिशत उपजातियां भारत में पाई जाती है? तो कितनी, 8%। विश्व की 8% जो है उपजातियां भारत में पाई जाती है, ठीक है। फिर कहता है भारतीय वन्य जीव रक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था? तो ये कब लागू किया गया था? 1972 में, 1972 ईस्वी में इसको लागू किया गया था। कहता है कि भारत में बहुउद्देशीय नदी परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा था? तो यह किसने कहा था? इसको कहा कि था जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक है। दामोदर घाटी परियोजना किस राज्य में स्थित है? दामोदर घाटी परियोजना जो है वह किस राज्य में स्थित है? वह स्थित है झारखंड में, ठीक है। वह कहता है फिर सरदार सरोवर बांध से कौन सा राज्य प्रभावित होता है? तो इससे जो है ना, सरदार सरोवर बांध से गुजरात राज्य प्रभावित होता है। फिर कहता है औसत आय प्रति व्यक्ति आय की गणना किस प्रकार की जाती है? तो ये जो गणना की जाती है वह देश की कुल आय से डिवाइड किया जाता है देश की कुल जनसंख्या को। ए नंबर सही होगा, ठीक है। कहता है विभिन्न देशों की वर्गीकरण करने के लिए विश्व बैंक किस मापदंड का प्रयोग करता है? तो इसके लिए किस मापदंड का प्रयोग करता है? प्रति व्यक्ति आय पर, ठीक है। कहता है फिर नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण क्या है? कोयला, कोयला खत्म हो जाएगा, पेट्रोल भी खत्म हो जाएगा, भूमिगत जल जो है वह कभी खत्म नहीं होगा, ठीक है। लोगों के विकास के लक्ष्य डैश होते हैं? तो क्या होते हैं लोग के विकास के लक्ष्य? भिन्न 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 या परस्पर विरोधी, ये हो जाएगा, ठीक है। कहता है रामू एक किसान है जिसने अधिशेष गेहूं को आटा मिल के मालिक को 10 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचा। मिल मालिक ने बिस्कुट कंपनी को आटा 15 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचा। बिस्कुट कंपनी के ने आटे के साथ चीनी एवं तेल जैसी चीज़ों का उपयोग कर बिस्कुट के 4 पैकेट बनाई और बाजार में उपभोक्ताओं मतलब दुकानदारों को 80 रुपये में बेचा। सकल घरेलू उत्पादन की गणना में उपयुक्त में से किस वस्तु के मूल्य को लिया जाएगा? तो बिस्कुट बेचा तो बिस्कुट लिया जाएगा ना, तो बिस्कुट बेचा, ठीक है। विनिर्माण की क्रिया किस क्षेत्रक का भाग होता है? तो विनिर्माण की क्रिया जो है वह द्वितीय क्षेत्रक की भाग होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या क्या कौन से क्षेत्र में आते हैं ये आप लोग याद कर लीजिएगा, ये भी कभी कोई कभी पूछता है। कहता है अनीता एक साड़ी की दुकान में काम करती है जहां अश्वैतनिक अवकाश का कोई प्रावधान नहीं है, जबकि सीता एक सरकारी अस्पताल में नर्स है जहां उसे कुछ दिन में स्वैतनिक अवकाश मिलता है, मतलब छुट्टी मिलती है। इन दोनों में किसका कार्य क्षेत्र संगठित है और असंगठित है? तो अनीता का जो है वह असंगठित है, क्योंकि अनीता को कभी छुट्टी नहीं मिलता है और सीता को छुट्टी मिलता है, यानी वो संगठित है। का नंबर सही हो जाएगा। कहता है अंतिम वस्तुओं के मूल्य में मध्यवर्ती वस्तुओं का मूल्य डैश होता है, तो वह पहले से ही शामिल होता है। बिस्कुट वाले में देखा ना आपने, चलिए ठीक है। कहता है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब अस्तित्व में आया? तो वह कब अस्तित्व में आया था? तो वह 2005 में आया। भंडारण को किस क्षेत्र में रखा गया? तृतीय क्षेत्र में रखा गया है। भंडारण का क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये सब पक्का एक ना एक आएगा कि प्राथमिक क्षेत्र में कौन सा आता है या फिर द्वितीय में या तृतीय या चतुर्थ में, लेकिन पक्का एक आना है। क्या कहता है फिर 31 नंबर में? कहता है कि संघीय शासन व्यवस्था के संबंध में निम्न में से कौन असत्य है? तो इसमें से कौन असत्य है? देश की एकता की सुरक्षा करना और उसे बढ़ावा देना, क्षेत्रीय विविधताओं का सम्मान करना, विभिन्न स्तर की सरकारों के बीच सत्ता का बंटवारा, अदालत को संविधान और विभिन्न स्तरों की सरकारों के अधिकारों की व्याख्या का अधिकार न होना। देखिए ये तीनों है वो बिल्कुल सही
कहता है, लेकिन ये जो है ये गलत है। ठीक है, तो यही इसका आंसर होगा। फिर कहता है बेल्जियम में फ्रेंच भाषा बोलने वालों का कितना प्रतिशत है? तो बेल्जियम में फ्रेंच भाषा बोलने वाले 40% है। ठीक है। कहता है श्रीलंका में तमिल को कब राजभाषा घोषित किया गया था? तो 1960 में किया गया था। ठीक है। संविधान में कुल कितनी भाषाओं को अनुसूचित भाषाओं का दर्जा दिया गया है? तो उसमें 22 भाषाओं का, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 22 भाषाओं को दर्जा इसमें दिया गया है। कहता क्या है कि निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? तो भारतीय संघ राष्ट्रपति ये क्या है? सुमेलित नहीं है। फिर कहता है 7 पार्टी अलायंस दलितीय गठबंधन का गठन किस देश में किया गया था? तो इसका गठन कहाँ किया गया था? नेपाल में। ठीक है। कहता है बोलिविया किस महादेश में अवस्थित है? तो बोलिविया जो है वह तालिन अमेरिका में स्थित है। ठीक है। बोलिविया जो है में जल युद्धक नामक आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो वहाँ पे किसने किया था? फेडेकोर ने इसका नेतृत्व किया था। ठीक है। कहता है इनमें से कौन सा कथन असत्य है? कहता है राजनीतिक दल राजनीतिक पक्ष लेते हैं जबकि दबाव समूह राजनीतिक मसलों की चिंता नहीं करते। ये बिल्कुल सही है। दबाव समूह कुछ लोगों तक ही सीमित होते हैं। बिल्कुल सही है। ये भी सही है। दबाव समूह सत्ता में नहीं आना चाहते हैं। बिल्कुल सही है। दबाव समूह और राजनीतिक दल समान प्रतीकी हैं। ये गलत है। तो यही पूछता है ना कौन असत्य है, तब यही हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन बची हुई है। कहता है नेपाल में SPN 7 पार्टी अलायंस जिसको कहते हैं ने किसे अंतरिम सरकार का प्रधानमंत्री चुना था? तो राजा वीरेंद्र को चुना था। इसी तरह हम लोगों ने सोशल साइंस की मॉडल शीट 2 का फुल सॉल्यूशंस देखा है। अभी तक आप लोगों ने सोशल साइंस के शीट 1 का सॉल्यूशंस नहीं देखा होगा तो हमारे चैनल पर जाकर के जरूर देख लें। और अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाले सभी अपडेट्स आप तक तुरंत पहुँचे। धन्यवाद।